सो वेलकम टू द चैनल ऑफ डेप्थ बायोलॉजी। हमारा आज का टॉपिक है पार्किंसन डिजीज। देखो, हमने बहुत सारे टॉपिक कवर किए हैं, हर तरह की डिजीज कवर की है। अगर आपको एचआईवी में कोई प्रॉब्लम हो, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, 10th, 12th, बायोलॉजी, काय में भी हो, मेरे को बस कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, उस टॉपिक पे वीडियो बन जाएगी और हमारी प्लेलिस्ट बना रहे हैं तो उसमें डाल देंगे। तो अभी आज का टॉपिक है हमारा पार्किंसन डिजीज। चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो पार्किंसन डिजीज क्या है? बेसिकली एक प्रोग्रेसिव डिजीज है। ठीक है, भूलने की बीमारी है। ऐसा सीधा याद रखो, भूलने की, हाथ पांव दूसने की, इस तरह की बीमारी है। अभी डिटेल में बात करेंगे। तो पार्किंसन डिजीज क्या है? पार्किंसन डिजीज एक प्रोग्रेसिव डिजीज है। ठीक है, पार्किंसन डिजीज एक प्रोग्रेसिव डिजीज है और एक मूवमेंट डिसऑर्डर है। अब मूवमेंट डिसऑर्डर कैसे है वो बात करेंगे, प्रोग्रेसिव कैसे है उसकी भी बात करेंगे। पर इसमें होता क्या है यार? पार्किंसन समझ में आ गई कि हाँ प्रोग्रेसिव है। ठीक है, एज रिलेटेड डिजीज है। कैसी है? एज रिलेटेड डिजीज है। इसमें होता क्या है? इसमें क्या होता है कि न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीज है। मतलब न्यूरॉन का डिजेनरेशन होना स्टार्ट हो जाता है और बेसिकली डोपामिनर्जिक न्यूरॉन का, मतलब ऐसे न्यूरॉन जो डोपामिन नाम का न्यूरोट्रांसमीटर सीक्रेट करे, उन न्यूरॉन की डेथ होना स्टार्ट हो जाती है। इस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे? पार्किंसन डिजीज। वो कंडीशन लीड टू पार्किंसन डिजीज। देखो, प्रोग्रेसिव डिजीज है, बात समझ में आ गई। मूवमेंट डिसऑर्डर है, पता लग गया। ठीक है, मोर कॉमन विथ एज। देखो, बुढ़ापे में ज्यादा होगा। अच्छा, मेरे को भी किसी से बात कर रहा हूँ मैं व्हाट्सएप पे और उसको बोलूँ हाय, और फिर मैं उसको बोलूँ यार तू तो बात ही नहीं करता, तो वो बोलेगा भाई कल ही तो बात हुई थी अपनी। ठीक है, एक बूढ़े अंकल को आप जाके बात कर लो और आधे घंटे बाद चल जाओगे तो वो बोलेगा भाई कौन, पहचानने से मना कर देगा, ये हालत हो जाती है कई बार। तो वो तो एज रिलेटेड है। देखो, यंगर में कम होती है, ओल्ड एज में ज्यादा होती है, सीधी बात है। तो पार्किंसन डिजीज क्या है? न्यूरोडिजेनरेटिव डिजीज है, मतलब डोपामिनर्जिक न्यूरॉन का डिजेनरेशन होगा, ये बात क्लियर है। प्रोग्रेसिव डिजीज है। ठीक है, मूवमेंट डिसऑर्डर भी होगा, साथ में किस होगा भी बात करेंगे हम। ठीक है, डोपामिनर्जिक न्यूरॉन का डिजेनरेशन होगा। अच्छा, ब्रेन में डोपामिनर्जिक न्यूरॉन मिलते हैं सबस्टेंशियल नाइग्रा में। कहाँ मिलते हैं? सबस्टेंशियल नाइग्रा में। ये एक डार्क रीजन होता है ब्रेन का। सपोज करो ये ब्रेन, इसमें डार्क रीजन है सबस्टेंशियल नाइग्रा। तो सबस्टेंशियल नाइग्रा धीरे धीरे डिसअपीयर होना स्टार्ट हो जाता है क्योंकि वहां के डोपामिनर्जिक न्यूरॉन डेथ हो जाते हैं, और जब डोपामिनर्जिक न्यूरॉन डेथ तो सबस्टेंशियल नाइग्रा ग्रेजुअली डिसअपीयर। ये बात क्लियर है? तो पार्किंसन डिजीज मोर कॉमन विथ एज, मूवमेंट डिसऑर्डर, प्रोग्रेसिव डिजीज, वन ऑफ द मोस्ट कॉमन न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, क्योंकि न्यूरॉन्स का डिजेनरेशन, डोपामिनर्जिक न्यूरॉन का डिजेनरेशन किस पार्ट में है? वो सबस्टेंशियल नाइग्रा में। ये बात क्लियर है? अब बात करते हैं कोज क्या है। देखो, इसका कोज तो अननोन है, एज रिलेटेड है, कोज अननोन है। पर सम केसेस में क्या होता है कि ये जेनेटिक कोज की वजह से होता है। जैसे म्यूटेशन हो जाए पिंक वन में, या फिर पार्किन में, या फिर अल्फा सिन जीन में। पिंक वन, पार्किन या अल्फा सिन न्यूक्लियन। पिंक वन, पार्किन, अल्फा सिन न्यूक्लियन, इन तीन जीन में से किसी में म्यूटेशन हो जाए तो पार्किंसन डिजीज। ठीक है, और कुछ भी हो जाए, कुछ भी, सिर्फ डोपामिनर्जिक न्यूरॉन का डिजेनरेशन ही होगा तभी होगा पार्किंसन डिजीज। ये बात क्लियर है? अगला है रेयर कोज बाय एमपीटीपी। ये क्या बोला है? एमपीटीपी एक टॉक्सिक इंप्यूरिटी है, इसकी वजह से भी आपको क्या हो जाएगा? पार्किंसन डिजीज। मतलब आपके डोपामिनर्जिक न्यूरॉन डिग्रेडेशन स्टार्ट, डोपामिनर्जिक न्यूरॉन फॉल। तो डोपामिन नहीं। ठीक है, अब क्या नहीं होता डोपामिन की वजह से, डोपामिन कम होने की वजह से क्या होता है वो बात करेंगे हम। पर पहले हम देख रहे हैं कोज। हमने बताया जेनेटिक कोज हो सकता है इन सब में म्यूटेशन या फिर एमपीटीपी की वजह से। ठीक, और रिस्क फैक्टर क्या होंगे? पेस्टिसाइड है, पेस्टिसाइड लीड टू कैंसर, याद हो तो डीडीटी। ठीक है, उसको भी बैन कर दिया यूएस ने। तो वैसे ही पेस्टिसाइड एक्सपोजर की वजह से कैंसर भी होता है, पार्किंसन भी होता है। पर ये यूं नहीं होता कि पेस्टिसाइड एक्सपोजर किया, दो दिन बाद आप बोलोगे मेरे को तो कैंसर हो गया। भैया सालों लगते हैं। ठीक है, अपन भी बहुत कॉम्प्लेक्स है, ऐसे वैसे नहीं है। तो अब बात करें, देखो यार, चलो मान लो ये है सबस्टेंशियल नाइग्रा, आपका ब्रेन का पार्ट। मैंने बोला ये ब्रेन, इस ब्रेन में एक सबस्टेंशियल नाइग्रा। ठीक है, सबस्टेंशियल नाइग्रा में कौन से न्यूरॉन? डोपामिनर्जिक न्यूरॉन, जो कि क्या रिलीज करेंगे? डोपामिन। डोपामिन क्या है? एक न्यूरोट्रांसमीटर। चलो ये मान लो सबस्टेंशियल नाइग्रा, इसमें मैं डीएन मतलब डोपामिनर्जिक न्यूरॉन, सस्ता सा सुंदर सा न्यूरॉन बना रखा है मैंने। ठीक है, अब सबस्टेंशियल नाइग्रा जो है डार्कर रीजन ऑफ द ब्रेन, मैंने बात कर ली, डार्क रीजन है ब्रेन का। ये है पार्ट ऑफ बेसल गैंग्लिया। क्या है ये? पार्ट ऑफ बेसल गैंग्लिया। ठीक है, ये क्या करता है? कंट्रोल मूवमेंट थ्रू देयर कनेक्शन विद मोटा कॉर्टेक्स। इसके क्या बड़े बड़े कनेक्शन है मोटा कॉर्टेक्स के साथ, तो ये क्या करता है? मूवमेंट को कंट्रोल करता है। अब मेरे भाई मेरी बात सुन, जब सबस्टेंशियल नाइग्रा ही डैमेज हो जाएगा तो मूवमेंट को कंट्रोल करने वाला कोई नहीं रहेगा। जब मूवमेंट का कंट्रोल ही खत्म तो फिर ये मूवमेंट डिसऑर्डर हुआ नहीं हुआ, इसलिए मैंने बोला इसको मूवमेंट डिसऑर्डर। प्रोग्रेसिव क्यों बोला? बुढ़ापे में आ रहा है। ठीक है, ज्यादा कॉमन बुढ़ापे में, हमें नहीं है, हम सब याद रखते हैं। ठीक है, याद नहीं रखते तो आज इस प्लेटफॉर्म पे नहीं होते। चलो, डोपामिनर्जिक न्यूरॉन की बात करूं। डोपामिनर्जिक न्यूरॉन इन पार्किंसन डिजीज में क्या होता है? डिजेनरेशन हो जाता है। ठीक है, अब मैंने यार, ठीक है, मेरे को पता लग गया यार डिजेनरेशन हो रहा है, मैं टेंशन में यार अब क्या करूं। मैंने कहा चलो एक माइक्रोस्कोप लेता हूं, उसको देखता हूं।
जब मैं माइक्रोस्कोप को देख रहा हूँ सब्सटेंशिया नाइग्रा को, चलो देखते हैं इसको। सब्सटेंशिया नाइग्रा जब माइक्रोस्कोप से देख रहा हूँ, मान लो सब्सटेंशिया नाइग्रा, इसको जब मैं माइक्रोस्कोप से देख रहा हूँ, कब देख रहा हूँ? एट अ टाइम जब ये डिसअपियर होना स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, तब मैं इसको देख रहा हूँ। तो मैंने देखा यहाँ पे लुईस बॉडी का फॉर्मेशन हो गया। क्या का फॉर्मेशन हो गया? लुईस बॉडी का फॉर्मेशन हो गया, जो कि एक एसिनोफिल है। क्या है? एसिनोफिल है। वहां पे मैंने देखा लुईस बॉडी का फॉर्मेशन हो गया, LEWIS, लुईस बॉडी का, ठीक है, जो कि बनी हुई है अल्फा सिन न्यूक्लियन प्रोटीन की। काय की? अल्फा सिन न्यूक्लियन प्रोटीन की। मतलब मैंने कुछ नहीं किया, जब सब्सटेंशिया नाइग्रा डीजनरेट हो रहा था, मैंने उसको माइक्रोस्कोप को उठाया, मैंने उससे देखा, मैंने देखा वाह यार लुईस बॉडी का फॉर्मेशन हो रहा है, अल्फा सिन न्यूक्लियन जीन की बनी हुई है जो। पर मेरे को अभी तक इसका सिग्निफिकेंस पता नहीं है कि क्यों बन रही है, ना हमें पता है ना किसी को पता है, ना बुक में लिखा है, तो हमें इसका सिग्निफिकेंस अननोन है। ये बात क्लियर? अब देखो, जो सब्सटेंशिया नाइग्रा होता है ना, उसके दो पार्ट होते हैं, एक होगा पार्स रेटिकुलेटा, एक होगा पार्स कॉम्पैक्टा। पहला है पार्स रेटिकुलेटा। ये पार्स रेटिकुलेटा क्या करता है? सिग्नल को लेता है, ठीक है, बेसल गैंग्लिया से क्या करता है? सिग्नल को लेता है। और कहां पे लेता है? देखो, रिसीव सिग्नल फ्रॉम अनदर पार्ट ऑफ बेसल गैंग्लिया, जिसे हम बोलते हैं स्ट्रेटम, ठीक है। तो बेसल गैंग्लिया, जिसको हमने स्पेसिफिक नाम दिया स्ट्रेटम, वहां से सिग्नल लेता है। कौन? पार्स रेटिकुलेटा। और लेके दे देता है थैलेमस को। किसको सिग्नल दे देता है? थैलेमस को। मान लो मैं हूं पार्स रेटिकुलेटा। क्या हूं मैं? पार्स रेटिकुलेटा। और मैं सिग्नल ले रहा हूं किससे? क्या नाम बताया हमने? स्ट्रेटम से। मैं सिग्नल ले रहा हूं स्ट्रेटम से और दे देता हूं थैलेमस को। ये बात क्लियर है? तो मैं पार्स रेटिकुलेटा सिग्नल देता हूं स्ट्रेटम से, दे देता हूं थैलेमस को। और मैं किस तरह के न्यूरॉन काम लेता हूं? गाबा न्यूरोट्रांसमीटर में काम लेता हूं, ठीक है। मतलब गाबा जो न्यूरॉन निकालते हैं, उस तरह के न्यूरॉन को मैं काम लेता हूं। ये बात क्लियर है? पार्स रेटिकुलेटा। अब है पार्स कॉम्पैक्टा, ठीक है। जो पार्किंसन डिजीज में जो पार्ट अफेक्ट होगा वो ये पार्स कॉम्पैक्टा। ये बात क्लियर है? तो पार्ट्स विच अफेक्ट इन पार्किंसन डिजीज आर पार्स कॉम्पैक्टा, ठीक है। इसमें क्या होगा? ये जो है सेंड करता है सिग्नल स्ट्रेटम को। अब मेरे भाई स्ट्रेटम कौन था जो मेरे को सिग्नल दे रहा था? ठीक है, मैं जिससे सिग्नल ले रहा था वो स्ट्रेटम था। अब जो वो सिग्नल ही नहीं दे पा रहा क्योंकि पार्स कॉम्पैक्टा अफेक्ट हो गया। जब पार्स कॉम्पैक्टा अफेक्ट हो गया तो मेरे पास सिग्नल नहीं आ रहा है, तो मैं आगे काम नहीं कर पाऊंगा, थैलेमस को सिग्नल नहीं दे पाऊंगा गाबा ट्रांसमीटर के थ्रू। जब मेरे पास सिग्नल ही नहीं आ रहा है तो पार्स कॉम्पैक्टा इसमें अफेक्ट हो जाता है, जो कि सिग्नल सेंड करता है, ठीक है। सिग्नल आने ही बंद, ठीक है। और सिग्नल कैसे आए थे? न्यूरॉन के। कौन से न्यूरॉन से? डोपामिनर्जिक न्यूरॉन से सिग्नल आते थे मेरे को, ठीक है। पार्स रेटिकुलेटा मतलब मैं सिग्नल लेता था स्ट्रेटम से, और स्ट्रेटम को भी सिग्नल कहां से आ रहे थे? न्यूरॉन से, डोपामिनर्जिक न्यूरॉन से। ये बात क्लियर है? क्लियर नहीं हो तो एक बार और देखना, हो जाएगी क्लियर, ठीक। अब अगर मेरे पास क्या है डोपामिन की कमी, तो मैं सिग्नल ही सेंड नहीं कर पाऊंगा पार्स रेटिकुलेटा को, तो बात आगे बढ़ ही नहीं पाएगी। ये बात क्लियर है? ठीक है। तो जो डोपामिनर्जिक न्यूरॉन है वो कंट्रोल करता है सेरिब्रल कॉर्टेक्स को, मूवमेंट को हमारी, इसलिए इसको मूवमेंट डिसऑर्डर बोलते हो। तो दैट्स ऑल अबाउट पार्किंसन डिजीज। क्या होता है इसमें? अब हम देखेंगे इसके आगे और क्या हम देख सकते हैं। इसके हम देखेंगे ट्रीटमेंट, साइन एंड सिम्टम्स। तो हम देखेंगे इसकी क्लिनिकल फीचर क्या है, मतलब ऑब्जर्वेशन अगर हम करें पेशेंट को, पार्किंसन डिजीज वाले को, तो हमें क्या क्या दिखेगा? सबसे पहले हमें दिखेगा ट्रेमर, शेकीनेस, कंपनसेट, हाथ पांव दूसरा, ठीक है, मोस्टली इन हैंड। ये बात क्लियर है? दूसरा रिजिडिटी, हार्ड मूवमेंट, ठीक है। तीसरा है ब्रेडिकाइनेसिया, स्लो मूवमेंट, ऐसे देखो जोकर की तरह ऐसे ऐसे करके आएगा, तो ऐसे कैसे चलेगा? मतलब ये पार्किंसन डिजीज का क्लिनिकल फीचर है, मतलब हम उसको पेशेंट को देख रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं। चौथा है पोस्चुरल इंस्टेबिलिटी, मतलब बैलेंस भी नहीं बन रहा है। देखो अब इमेजिन करो, एक ही साथ चारों कंपेयर करके देखो, हाथ पांव दूसरे हैं, चलने में नहीं आ रहा, बैलेंस नहीं बन पा रहा, साला ट्रेमर भी है, रिजिडिटी भी है, स्लो मूवमेंट भी है, और बैलेंस भी नहीं बन पा रहा। चार जो है क्लिनिकल फीचर है जो कि हम देखेंगे पार्किंसन डिजीज पेशेंट में। अब यार मैंने बात करी थी मोटर ब्रेन फंक्शन अफेक्ट हो रहे थे, मतलब मूवमेंट से रिलेटेड ब्रेन फंक्शन अफेक्ट हो रहे थे क्योंकि सिग्नल नहीं आ पा रहे थे, इसलिए क्योंकि सब्सटेंशिया नाइग्रा जो है डैमेज हो गया था, ठीक है। पर सब्सटेंशिया नाइग्रा में जो डोपामिनर्जिक न्यूरॉन थे, ठीक है, ऐसा नहीं है कि वहीं है, उसके बाहर भी है चारों तरफ। तो अगर बाहर के भी डैमेज होना स्टार्ट हो जाएंगे तो नॉन मोटर ब्रेन फंक्शन भी अफेक्ट होंगे। और इस तरह के ब्रेन फंक्शन कैसे होंगे? जैसे डिप्रेशन, ठीक है, डिमेंशिया मतलब पागलपन, स्लीप डिस्टर्बेंस, और लास्ट में डिफिकल्टी इन स्मेलिंग, सूंघने में दिक्कत, पागलपन हो गया मेरे को, नींद नहीं आ रही मेरे को, डिप्रेशन हो गया मेरे को, या डिप्रेशन बड़ा गंदा लगने लग गया मेरे को, ठीक है। तो ये सब क्या है? ये भी मतलब डोपामिनर्जिक न्यूरॉन का डीजनरेशन हो रहा है इसका मतलब हो रहा है बियॉन्ड सब्सटेंशिया नाइग्रा, मतलब सब्सटेंशिया नाइग्रा के बाहर डोपामिनर्जिक न्यूरॉन का डीजनरेशन। ये बात क्लियर है? और हम देखेंगे यार इसके ट्रीटमेंट क्या है। ट्रीटमेंट क्या है?
ट्रीटमेंट यही है, डोपामिन दे दो, डोपामिन ज्यादा तो वापस सिग्नलिंग स्टार्ट हो जाएगी। पर हम क्या करेंगे, देखो इंक्रीज द अमाउंट ऑफ डोपामिन सिग्नलिंग इन ब्रेन, ठीक है। पर हमारे ब्रेन ऐसा तो नहीं है कि कुछ भी आ जाएगा और चल जाएगा ब्रेन के पास। ऐसा होता तो आज हम ह्यूमन नहीं होते भैया, हम वेल डेवलप्ड है, हम होमो सेपियंस सेपियन है, ठीक है। तो हम वेल डेवलप्ड है, कितने आए कितने गए पर हम वेल डेवलप्ड है। तो हमारे ब्रेन के चारों तरफ ब्लड ब्रेन बैरियर है, और जब ब्लड ब्रेन बैरियर है तो उसको इजीली कोई भी क्रॉस नहीं कर पाएगा, ठीक है। डोपामिन सीधा जाके ब्रेन के पास नहीं पहुंच सकता। मान लो इधर ब्रेन है, ये तुम्हारा डोपामिन, बीच में क्या है, ब्लड ब्रेन बैरियर, कुछ भी नहीं होना। तो हम क्या करेंगे, ये जो डोपामिन का प्रीकर्सर है जिससे डोपामिन बना, लीवोडोपा नाम उसका, क्या है, लीवोडोपा, वो जो है ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर लेगा, ठीक है, और ब्रेन में आ जाएगा। और ब्रेन में आने के बाद देखो डोपामिन इटसेल्फ ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं कर पा रहा है, तो हम प्रीकर्सर लीवोडोपा के पास जा रहे हैं, वो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर रहा है, और लीवोडोपा जो है डोपामिन में कन्वर्ट हो रहा है विद द हेल्प ऑफ डोपा डी कार्बोक्सिलेज। ये बात क्लियर है, डोपा डी कार्बोक्सिलेज की वजह से ये लीवोडोपा डोपामिन में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। अच्छी बात है सर, बहुत अच्छी बात है, डोपामिन अंदर पहुंच गया। पर कभी कभी क्या होता है भाई, कभी कभी क्या होता है कि ये जो लीवोडोपा है ना, ये ब्लड ब्रेन बैरियर के अंदर जाने से पहले ही डोपामिन बना लेता है। ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ पे प्रेजेंट होता है पेरिफेरल डोपा डी कार्बोक्सिलेज। क्या प्रेजेंट होता है, पेरिफेरल डोपा डी कार्बोक्सिलेज। ये पेरिफेरल डोपा डी कार्बोक्सिलेज क्या करता है, लीवोडोपा को डोपामिन में बना देता है बाहर, ब्लड ब्रेन बैरियर के बाहर ही। और जब डोपामिन ब्लड ब्रेन बैरियर के बाहर ही बन गया तो डायरेक्ट तो अंदर जा नहीं सकता, इसलिए हम लीवोडोपा तो देते हैं, साथ में प्रीकर्सर ऑफ डोपामिन जो है लीवोडोपा वो तो देते ही हैं, साथ में हम क्या देते हैं, हम देते हैं कार्बिडोपा, मतलब लीवोडोपा प्लस कार्बिडोपा। ये कार्बिडोपा क्या करता है, क्या करेगा ये कार्बिडोपा, ये जो पेरिफेरल डोपा डिकार्बोक्सिलेज इसको इनहिबिट कर देगा। जब ये इसको इनहिबिट कर देगा तो बाहर लीवोडोपा से डोपामिन नहीं बनेगा, अंदर जाके ही बनेगा, और अंदर बनाएगा डोपा डिकार्बोक्सिलेज। ये बात क्लियर है। तो हम इसको इनहिबिट करने के लिए देते हैं कार्बिडोपा, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई, क्या डोपामिन किसे बनेगा। और हम क्या कर सकते हैं, इनहिबिटर्स ऑफ COMT कर सकते हैं। COMT जो कि लीवोडोपा को भी खत्म करता है, डोपामिन को भी खत्म करता है, तो हम उसको इनहिबिटर दे देंगे, ठीक है। अगला हम क्या करेंगे, डीप ब्रेन स्टिमुलेशन। हम एक क्या करेंगे, डीप ब्रेन स्टिमुलेशन। इसमें क्या होता है, एक डिवाइस जो है उसको इम्प्लांट कर देते हैं। जब डिवाइस इम्प्लांट करेंगे, देखो दिक्कत क्या आ रही थी, सिग्नलिंग में, तो सिग्नलिंग उससे इम्प्लांटेड डिवाइस से हो जाएगी, तो सिग्नलिंग हो जाएगी तो स्टिमुलेशन मिल जाएगा, स्टिमुलेशन मिल जाएगा तो बात ही खत्म। तो पार्किंसन डिजीज के बारे में ये सब है, क्लिनिकल फीचर, ट्रीटमेंट, दैट्स ऑल अबाउट पार्किंसन डिजीज। देखो मेरा कमेंट सेक्शन खाली पड़ा रहता है, तो मैं कोई भी क्वेरी हो तुम लिख दो, और इतना है कि तुम लिख लिख के थक जाओगे तो वो नहीं बनाएगा, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, ये हमारा आज का टॉपिक था जो खत्म हो चुका है। थैंक यू सो मच।